क्या बोल रहे थे, अपन कल बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, कल लेक्चर नंबर 1 की बात कर रहे थे, डी ब्लॉक। आज अपना जो लेक्चर नंबर 2 है डी ब्लॉक का, बेटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ध्यान से देखना, मज़े से देखना, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर लेक्चर 1 को मैं रिकॉल कराऊँ तो रिकॉल कैसे कर सकते हैं भाई, लेक्चर 1 को रिकॉल कराऊँ तो लेक्चर 1 में बेटा अपन ने इंट्रोडक्शन करा था, इंट्रोडक्शन में करा था। और इंट्रोडक्शन में सिर्फ अपन ने 2 ही पॉइंट पढ़े थे। इंट्रोडक्शन में 2 ही पॉइंट पढ़े थे। पहला पॉइंट में क्या था, ये मिड में पाया जाता है, इसके एस और पी के, एस और पी ब्लॉक के मिड में पाया जाता है, ये पढ़ा था। दूसरा पॉइंट पढ़ा था कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो n-1 टी शेल में रहता है। ये दोनों चीज़ें अपन ने पढ़ ली थी। उसके बाद मैंने 2 चीज़ें बताई थी, एक तो क्रोमियम और एक कॉपर। क्रोमियम और कॉपर में होने चाहिए थे 3d4 4s2, लेकिन ये ना हो कि क्या होते हैं बेटा 3d5 4s1। इसी तरीके से कॉपर में कितने होने चाहिए 3d9 4s2 होने चाहिए, लेकिन ये ना हो कि क्या होते हैं बेटा 3d10 4s1 होते हैं। अपन ये चीज़ें अपन ने कल रिकॉल कर ली थी, अच्छी तरीके से पढ़ ली थी। अब जो मेन लाइन है इस चैप्टर की, सबसे मेन लाइन वो आपके सामने इस प्रकार है, समझना। सबसे मेन लाइन आपकी यही है इस पूरे चैप्टर की। क्या है, डी ब्लॉक। और बोर्ड वालों के लिए तो भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, डी ब्लॉक आर आल्सो नॉन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक को और कौन से नाम से जानते हैं साहब, डी ब्लॉक को जानते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से। बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, बिकॉज लास्ट शेल इनकम्प्लीट इन एटॉमिक एंड आयोनिक फॉर्म। अब ये लास्ट शेल में मैं थोड़ा सा इसको सही करना चाहूँगा। लास्ट टू शेल बोलना चाहूँगा, लास्ट टू शेल इनकम्प्लीट इन एटॉमिक एंड आयोनिक फॉर्म। तो डी ब्लॉक में चलो 3D सीरीज की बात करते हैं पहले, सबसे पहले 3D सीरीज की बात करते हैं। अगर मैं 3D सीरीज की बात करता हूँ, समझ रहा, अगर मैं 3D सीरीज की बात करता हूँ तो 3D सीरीज में कितने एलिमेंट आते हैं बेटा, 10 एलिमेंट आते हैं, समझ रहा है, 10 एलिमेंट आते हैं। 10 एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक आते हैं, स्केंडियम से लेके जेड तक, और सबका कॉन्फ़िगरेशन मैंने तुम्हें कल बताया है, एक का कॉन्फ़िगरेशन मैंने तुम्हें कल बताया है, समझ रहा। अब सबका कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताया है, तो चलो सबसे पहले स्केंडियम से शुरू करते हैं। स्केंडियम पूरा नहीं लिखूंगा, स्केंडियम 3s2 3p6 3d1 4s2। मैंने बोला लास्ट टू शेल इनकम्प्लीट। टू शेल इनकम्प्लीट का मतलब क्या है, बच्चे बहुत सारे बच्चे समझते हैं सर लास्ट शेल तो कंप्लीट है, ये देखो ना सर एस में पूरा भरा हुआ है, एस में पूरा भरा हुआ है, लेकिन बेटा ये एस क्या है बेटा, शेल नहीं है, ये है सब शेल। क्या है, सब शेल। मैं क्या बात कर रहा हूँ, लास्ट टू शेल। अब शेल मतलब क्या होता है, मैंने कल भी बताया तुम्हें, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है, मान लो मैंने बात कर ली 3, तो 3 को बोलते हैं इसका शेल बोलते हैं। मैंने n=4 की बात कर ली तो 4 इसका शेल हुआ। अब 3 में क्या क्या आ सकते हैं, 3 में 3s आ सकता है, 3p आ सकता है और 3d आ सकता है। 4 में क्या आ सकता है, 4s आ सकता है, 4p आ सकता है, 4f आ सकता है, 4d आ सकता है। इस शेल में ये आ सकते हैं, इस शेल में ये आ सकते हैं। तो सबसे पहले इसके ऊपर आते हैं, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो 3 में देखो, अब लास्ट टू शेल, क्या ये लास्ट टू शेल में ये सेकंड लास्ट है और ये वाला लास्ट, ऐसा ही होता है ना, ये लास्ट है और ये सबसे लास्ट है और ये सेकंड लास्ट है, ये बोल सकते हैं। क्या 3 वाला शेल फुलफिल है क्या, 3 वाले शेल में आप देखोगे तो साहब 3 वाला शेल फुलफिल नहीं है। फुलफिल इसलिए नहीं है क्योंकि जब डी में 10 होते हैं ना, तब जाके ये फुलफिल्ड होता है ये वाला शेल, तो ये वाला शेल फुलफिल्ड नहीं है। और मैं बोलूँ अगला है शेल कौन सा, शेल नंबर 4। क्या शेल नंबर 4 फुलफिल्ड है क्या, शेल नंबर 4 में बेटा फुलफिल्ड नहीं है, इसका सब शेल फुलफिल्ड है। तो लास्ट टू शेल क्या बोला मैंने, ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जिसके लास्ट टू शेल इनकम्प्लीट हो। और ये बात देखना, भले वो किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, एटॉमिक फॉर्म की बात कर रहा हूँ या आयनिक फॉर्म की बात कर रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, एटॉमिक फॉर्म भी हो सकता है और आयनिक फॉर्म भी हो सकता है। इसको देखते हैं कैसे एटॉमिक फॉर्म हो सकता है और कैसे आयनिक फॉर्म हो सकता है। आगे चलते हैं, देखो जैसे कि चलो ये उतार लो, एक बार उतार लो, फटाफट उतार लो, फटाफट उतार लो। चलो पोस्ट करके नोट कर लिया करो, क्योंकि लाइव क्लासेस नहीं है तो पोस्ट करके नोट कर लो फटाफट। देखना आगे चलते हैं।
जैसे कि मान लो मैं कॉपर की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, कॉपर की बात करता हूँ। जैसे ही मैं कॉपर की बात करता हूँ, कॉपर की बात करता हूँ, कॉपर क्या होता है, अब इतने बड़े हो गए तो पूरा लिख सकते हैं, 3s2 3p6 3d10 4s1 3d10 4s1। अब बच्चे बोलेंगे बेटा ये कॉपर सर ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि कॉपर का जो लास्ट शेल है ये n-1d ये क्या है बेटा, फुलफिल है। ये देखो फुलफिल, ये भी फुलफिल, ये भी फुलफिल, ये भी फुलफिल, और ये तो क्या है बेटा, सब शेल, और ये इनकम्प्लीट भी है ना, तो 4 भी इनकम्प्लीट है। तो बच्चे बोलेंगे सर लास्ट 2 शेल तो नहीं, लास्ट शेल इनकम्प्लीट है, और लास्ट शेल इनकम्प्लीट है तो रूल ब्रेक हो रहा है। कौन सा रूल ब्रेक हो रहा है? तो लास्ट 2 शेल इनकम्प्लीट होंगे तभी इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। लेकिन बेटा एक बात समझो, मैंने एक चीज और लिखाई है उसमें, एक चीज और लिखाई है। एक चीज कौन सी लिखाई है? एक चीज कौन सी लिखाई है? लास्ट 2 शेल इनकम्प्लीट हो लेकिन एटम में या आयनिक फॉर्म में, एटम में या आयनिक फॉर्म में। अभी एटम और आयनिक फॉर्म का मतलब क्या समझना, अभी जो मैंने लिखा है, अभी जो मैंने लिखा है कि ये इसकी एटम फॉर्म है, एटम फॉर्म है ना बेटा, ये किसकी एटम फॉर्म है, एटम फॉर्म है। क्यों? क्योंकि इस पर कोई भी चार्ज मैंने अभी नहीं लगाया। लेकिन अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर नेचर में Cu+1 Cu+2 में पाया जाता है, Cu+1 और Cu+2 में पाया जाता है। तो जैसे ही मैं कॉपर को देखूंगा ना बेटा, 3s2 3p6 3d10 4s0, मैंने इसकी पहली आयनिक फॉर्म लिखी। इस आयनिक फॉर्म में भी लास्ट 2 शेल खाली नहीं है। लास्ट 2 शेल खाली इसलिए नहीं है क्योंकि 3 वाला शेल अभी भी क्या है, भरा हुआ है, और 4 वाला खाली है। मतलब ट्रांजिशन मेटल अभी भी नहीं बोलूँगा मैं। जैसे कॉपर को ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं बेटा, क्या बोला मैंने, एटम फॉर्म में या आयनिक फॉर्म में खाली है। तो मैं प्रैक्टिकल कर करके देख रहा हूँ, है ना, अपन एक्सप्लेनेशन कर करके देख रहे हैं क्या कहीं आयनिक फॉर्म में ये वाला शेल और ये वाला शेल खाली तो नहीं जा जाता। अब मैंने बोला इसके नेचर में कितने खाली पड़े रहते हैं, मतलब नेचर में कितने आयनिक फॉर्म पाए जाते हैं बेटा, नेचर में 2 आयनिक फॉर्म पाए जाते हैं, Copper+1 और Copper+2। अगर Copper+2 में देखता हूँ तो Copper+2 होता है 3s2 3p6 3d9 और 4s0। भाई अब ये तो समझ में आया ना कैसे निकाला बेटा, इसमें कॉपर था, कॉपर में 2 इलेक्ट्रॉन। देखो जब भी आप समझ रहा, जब भी आप किसी पे चार्ज लगाते हैं तो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ही निकालना बेटा। किसके इलेक्ट्रॉन निकालना? लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन। तो मैंने एक निकाला तो एक लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन लिया था, मैंने ये निकाल लिया। 2 निकाले तो इसके खत्म हो गए तो फिर मैंने डी का 1 निकाला, कितने हो गए, d9 हो गया। क्या अब ये इसके लास्ट 2 शेल इनकम्प्लीट है? हाँ सर ये तो क्या है, इनकम्प्लीट है, और ये भी क्या है, इनकम्प्लीट है। अगर कोई भी एलिमेंट का, डी ब्लॉक के कोई भी एलिमेंट के लास्ट 2 शेल, चाहे वो एटम फॉर्म में हो चाहे वो आयनिक फॉर्म में हो, इनकम्प्लीट है, तो उसको मैं क्या बोलूँगा बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट। टी मतलब बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट, टोटल एनर्जी नहीं है बेटा, क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो मैं धड़ल्ले से सीना ठोक के बोल सकता हूँ कि कॉपर क्या है बेटा, कॉपर क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट। समझ, कॉपर क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, बिल्कुल सही। आगे बात समझ लो। चलो इसके नीचे वाला, इसके पास वाला एक और एलिमेंट होता है, उसके बारे में बात करते हैं। इसकी बात चलो, एक बार उतार लो फटाफट, पोस्ट करके नोट कर लो, साइड में गया मैं। चलो कर लिया होगा नोट। इसके साइड वाला एलिमेंट देखते हैं जो कौन सा होता है बेटा, Zn। समझ लो, अगर मैं Zn की बात करता हूँ तो Zn होता है बेटा 30। Zn की बात करता हूँ, Zn होता है 30। Zn की एटम फॉर्म लिख रहा हूँ, और नेचर में Zn की सिर्फ एक जरूर करके देखते हैं। ये होता है बेटा 3s2, पूरा लिख लेते हैं, 3s2 3p6 3d10 4s2। और ये आया कैसे बेटा, मत पूछना आया कैसे, ये मत पूछना, कल बता दिया मैंने कैसे आया है। अब मैं Zn की फॉर्म लिखता हूँ बेटा। Zn+2 में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, +2 में। और Zn+2 में पाया जाता है तो इसकी फॉर्म कैसे होगी, 3s2 3p6 3d10 4s0। ये 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल 4s से ही निकलेंगे, मैंने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। +2 का मतलब क्या होता है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तो ये जो इसकी एटम फॉर्म थी, ये इसकी आयनिक फॉर्म है। अब दिक्कत की बात ये है कि अगर मैं Zn+3 लिखता हूँ,
Zn प्लस 3 लिखता हूँ 3s2 3p6 3d9 4s2। जब जाके क्या होता है लास्ट टू शेल इनकम्प्लीट होते हैं। क्या होता है लास्ट टू शेल इनकम्प्लीट होते हैं। अब दिक्कत वाली बात सबसे बड़ी ये है कि Zn प्लस 3 में मिलता ही नहीं है। Zn प्लस 3 में मिलता ही नहीं है। Zn ओनली नेचर में किस में मिलता है बेटा, Zn प्लस 2 में मिलता है। और नेचर में Zn प्लस 2 में मिलता है, इसका मतलब ना तो ये एटम फॉर्म में ना ये आयन फॉर्म में, दोनों फॉर्म में अपने लास्ट टू शेल, ध्यान समझना, ध्यान समझ, लास्ट टू शेल इनकम्प्लीट नहीं रखता है। लास्ट शेल तो इसका इनकम्प्लीट हो सकता है, लेकिन सेकंड लास्ट शेल इनकम्प्लीट नहीं हो सकता। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि भैया जो Zn है वो क्या नहीं है बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। अच्छा Zn नहीं है और सब कुछ बता दो। इधर देखो, अगर मैं डी की बात करूँ, पूरे डी ब्लॉक की बात करूँ, पूरे डी ब्लॉक की बात करूँ तो पूरे डी ब्लॉक में 3D सीरीज 4D सीरीज की सीरीज बताई थी मैंने, 4D 5D कैसे लिखते हैं ना। जितना पीरियड होता है उससे एक कम डी होता है। फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होता है तो कौन सा सीरीज होगी बेटा, 3D सीरीज। फिफ्थ पीरियड का स्टार्ट होगा तो कौन सी सीरीज हो जाएगी, 4D सीरीज, 5D और 6D। अगर मैं इस सब की बात करूँ, समझ रहे बेटा, अगर मैं इन सब की बात करूँ तो इन सब की बात करूँ तो मैं बोल सकता हूँ इसमें कौन Zn जो प्लस 2 में पाया जाता है, इसमें कौन Cd जो प्लस 2 में पाया जाता है, इसमें कौन Hg जो प्लस 2 में पाया जाता है, और इसमें कौन Cn जो होता है 1 1 2 ये में पाया जाता है, प्लस 2 में पाया जाता है। मतलब ये जो सारे एलिमेंट होते हैं ओनली नेचर में एक ही फॉर्म में पाए जाते हैं, वो कौन से हैं, प्लस 2 में। और ये प्लस 2 में पाए जाने के बाद इसके जो लास्ट टू शेल होते हैं वो इनकम्प्लीट नहीं हो पाते, और इनकम्प्लीट नहीं हो पाते तो ये सारे के सारे क्या नहीं है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। Zn Cd Hg और 1 1 2 Cn ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। वाई? क्वेश्चन आएगा तुम्हारे डायरेक्ट, चाहे नीट में हो चाहे बोर्ड में हो, डायरेक्ट यही क्वेश्चन आएगा कि Zn Cd Hg और Cn ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं है। तो अपने को आंसर क्या देना है भाई साहब, अपने को आंसर इस तरीके से देना है कि सर जो लास्ट टू शेल है वो इसके क्या है, इनकम्प्लीट नहीं है। इनकम्प्लीट नहीं होने की वजह से क्या होगा ये बेटा, बोलो भाई, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। चलो एक बार के लिए इसको छोटा कर लेते हैं, उसको उतार लीजिए आप। Zn वाले को भी उतारिए और इसको भी उतारिए। मैं साइड में हट जाता हूँ थोड़ी देर, फटाफट उतारिए। उतार लिया होगा आप सबने। चलो आगे चलते हैं, थोड़ी सी और बात करते हैं, बिल्कुल बेसिक बात करते हैं जो इसमें होती है बेटा, जो जैसे कि अपने पिरामिड टेबल वगैरह में होती है, वो वाली बेसिक सी बात करते हैं। अगर मैं तुमसे पूछूँ, समझते जाना बिल्कुल बहुत शानदार चीज़ है। अगर मैं तुमसे पूछूँ बेटा, सब इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, डी ब्लॉक का पीरियड कौन कौन से होता है, डी ब्लॉक के पीरियड कौन कौन से होते हैं, तो आप बोलेंगे सर डी ब्लॉक स्टार्ट होता है 4 से और एंड होता है कहाँ पर, 7 तक। बिल्कुल सही। डी ब्लॉक के पीरियड कौन से होते हैं, सर 4 to 7 होते हैं। बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं। मैं बोलूँ बेटा डी ब्लॉक के ग्रुप कौन से हैं, अगर बोलूँ डी ब्लॉक के ग्रुप कौन से, तो आप बोलेंगे सर 3 से स्टार्ट होकर कहाँ जाते हैं, 12 तक जाते हैं, 10 एलिमेंट होते हैं। क्या बिल्कुल सही है? यानी कि मैं बोल सकता हूँ ये क्या होता है बेटा, थर्ड बी होता है, और ये क्या होता है, फर्स्ट बी होता है। तो मैं बोल सकता हूँ थर्ड बी से फर्स्ट बी तक होता है। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूँ, समझना, ट्रांजिशन एलिमेंट पीरियड और ग्रुप, ट्रांजिशन एलिमेंट पीरियड और ग्रुप, ट्रांजिशन एलिमेंट याद करो, ट्रांजिशन एलिमेंट जिसके लास्ट टू शेल क्या हो, इनकम्प्लीट हो। तो ट्रांजिशन एलिमेंट के पीरियड की बात करूँगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 4 to 7 कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं ग्रुप में आऊँगा ना, याद करना एक ग्रुप ऐसा था जिसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं पाए जा रहे थे, वो कौन सा था,
ZnCdHg और CN112, बार बार बोल रहा हूँ CN112, क्यों मैं इसलिए बोल रहा हूँ CN112, जब मैं पीरियोडिक टेबल का चैप्टर लेके आऊँगा तो उसमें 112 अपने बहुत काम होगा किस चीज़ में, क्वेश्चन सोल्व करवाने के और लास्ट ईयर क्वेश्चन सोल्व करवाने के, अभी देखना बाद में देखेंगे, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उसका ग्रुप कौन सा है, तो 3 से स्टार्ट तो होता है बेटा, 3 से स्टार्ट तो होता है, लेकिन 12 तक नहीं पहुँचता। क्यों नहीं पहुँचता, क्योंकि लास्ट जो ग्रुप होता है वो ट्रांजिशन नहीं होता। तो कहाँ से कहाँ तक होता है बेटा, 3 to 11, ये चीज स्टार है बेटा। एक बात और सुनो बेटा, अपनी कॉपी पे लिखना, अपनी कॉपी में अपने हिसाब से लिखना, समझ रहा, सभी ट्रांजिशनल एलिमेंट, सभी के सभी ट्रांजिशनल एलिमेंट डी ब्लॉक के होते हैं, हाँ क्या ना, यस और नो, सभी ट्रांजिशनल एलिमेंट डी ब्लॉक के होते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्या पूरे डी ब्लॉक के एलिमेंट ट्रांजिशनल एलिमेंट कहलाते हैं क्या, नहीं कहलाते। यानी सुनो वापस, मैंने बोला कि जितने भी ट्रांजिशनल एलिमेंट होते हैं वो डी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, एवरी ट्रांजिशनल एलिमेंट बिलोंग टू डी ब्लॉक, बिल्कुल करेक्ट, कोई इसमें शक और शुबा वाली बात नहीं है। लेकिन अगर दूसरी बात बोलूं कि भाई साहब कि जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट सब ट्रांजिशन होते हैं, एवरी डी ब्लॉक एलिमेंट बिलोंग टू ट्रांजिशनल एलिमेंट, नो नो। अभी अपन ने देखा कि डी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट जैसे ZnCdHg वो क्या थे, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं थे, डी ब्लॉक के तो थे लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं थे, ठीक है। इसको उतारो फटाफट। चलो बेटा पोस्ट करके नोट कर लिया करो, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है मेरा बेटा सीरीज, समझ रहा, ये सीरीज होती क्या है, ये सीरीज होती क्या है, सीरीज मतलब वही 3D 4D 5D सीरीज पढ़ा दिया मैंने सब, दोबारा रिवीजन ही देखो और चीज़ों को समझने की कोशिश करना पड़ेगा। अगर मैं सीरीज की बात करता हूँ तो सीरीज होती है बेटा, ये सीरीज लिख दिया बेटा यहाँ, या पीरियड लिख दिया है ना, ये एस मतलब सीरीज और पी मतलब पीरियड। अगर सीरीज की बात करूँ डी ब्लॉक की तो एक होती है 3D जिसका पीरियड कौन सा होता है 4, एक होती है क्या 4D, एक होती है 5D और एक होती है 6D। इसका पीरियड 5 होगा, इसका पीरियड 6 होगा और इसका पीरियड 7 होगा। अब तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाना चाहिए बात क्या चल रही है, कैसे बात चल रही है। अब समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं 3D सीरीज के पहली एलिमेंट की बात करता हूँ तो होता है स्कैंडियम और लास्ट वाला होता है Zn, स्कैंडियम लाइन। इसका होता है यूरेनियम। देखो भाई इसको राइमिंग कैसे याद करते हैं, राइमिंग देखो, राइमिंग SCYLAS, SCYLAS, 4 बार बोलना मेरे साथ, SCYLAS, SCYLAS, SCYLAS। और ये होता है बेटा Zn के बाद CD, HG और CN क्या होता है बेटा 112। बार बार बोल रहा हूँ बेटा 112 112 112 112, ठीक है। लिखा, उतारो बेटा उतारो, उसको कुछ समझाना है मेरे को, फटाफट उतारो। इधर देखो, इसके एटॉमिक नंबर की बात करूँ तो कितना होता है 21, ये होता है 39, ये होता है 57 और ये होता है 89। समझना बेटा, एक चीज बिल्कुल ध्यान से और दिमाग लगा के समझना, तुम्हें इंग्लिश की ये वर्ड आते हैं प्री और पोस्ट, अगर ये समझ में आते हैं ना, प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे होगा समझना, मैंने आपको कुछ पीरियड रख दिए और कुछ सीरीज लिख दी और कुछ एलिमेंट रख दिए, हर ग्रुप का हर पीरियड का पहला एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट लिख दिया। स्कैंडियम से Zn तक कोई दिक्कत नहीं है, इसको 3D सीरीज बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 3D सीरीज बोलते हैं, समझ रहा। SCY को 4 सीरीज बोलते हैं, 4D सीरीज बोलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। इसको एले को पता है क्या बोलते हैं, लेंथेनोइड, क्या बोलते हैं, लेंथेनियम, लेंथेनोइड। अरे बेटा बहुत सारे बच्चे तो इसमें कंफ्यूज है, लेंथेनियम या लेंथेनोइड, समझना। इसको बोलते हैं बेटा लेंथेनियम, क्या बोलते हैं, लेंथेनियम। और किसको बोलते हैं, एक्टेनियम। ध्यान समझना,
लेंथेनियम के बाद 14 एलिमेंट आते हैं, 14 एलिमेंट आते हैं जो होते हैं लेंथेनॉइड, और एक्टेनियम के बाद 14 एलिमेंट आते हैं जिसको बोलते हैं एक्टेनॉइड। क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड। एक बात बताओ, यहाँ पर एक 14 एलिमेंट होंगे यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होंगे? यहाँ भी 40 एलिमेंट होंगे, यहाँ भी 40 एलिमेंट होंगे। देखो बेटा यहाँ भी 40 एलिमेंट होंगे। इसका अगला एलिमेंट टाइटेनियम होगा, इसका जरकोनियम होगा, इसका हाफनियम होगा। इसका 21 है तो उसका 22 होगा, देखना। इसका 39 है तो उसका 40 होगा। एक एक ही तो बढ़ता है, एक ही तो बढ़ता है। लेकिन इसका 57 है ना, तो इसका कितना होगा ये बताओ। जोड़ो बेटा जोड़ो, इसका कितना होगा फटाफट बताओ। बेटा इसका जो होगा 58 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 58? ना यहाँ पर आने वाले का क्या होगा? 90 होगा। कोई एक एलिमेंट है जो 90 होगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि 57 के बाद 14 एलिमेंट आए हैं, और 40 एलिमेंट के बाद HF आया है। समझ रहे हो बात? यहाँ पर लेंथेनियम के बाद लेंथेनॉइड्स आए हैं, और लेंथेनॉइड्स और लेंथेनियम को अपन किसमें रखते हैं? बेटा ये लेंथेनियम है और ये एक्टेनियम है। इस 14 एलिमेंट को क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड्स। और इस 14 एलिमेंट को क्या बोलते हैं? एक्टेनॉइड्स। समझना, इस लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड को, इस लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड में टोटल 14 प्लस 14 28 एलिमेंट्स होते हैं, और ये 20 एलिमेंट किससे बिलोंग करते हैं? एफ ब्लॉक से। कंफ्यूज मत होना भाई, लेंथेनियम और एक्टेनियम डी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, जबकि लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड कौन से ब्लॉक से बिलोंग करते हैं बेटा? एफ ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। अगर मैं बात करूँ भाई 58 57 पर 58 आना चाहिए, तो 58 नहीं आता है, फिर हाफनियम आता है। जोड़ लेना बेटा 57 को 14 में जोड़ना, उसके बाद जो एटॉमिक नंबर आएगा वो इसका होगा। लिखने को लिख सकता हूँ, लेकिन थोड़ी सी आप मेहनत करो, है ना। और यहाँ पे बेटा 90 नहीं आएगा, यहाँ भी 90 नहीं आएगा। 89 पे कितने जोड़ना? 14 जोड़ना, उसका अगला वाला एलिमेंट आएगा। आई बात समझ में? अब समझना, मैंने सीरीज बताई, सीरीज में 3D 4D 5D 6D होती है, पीरियड 4 5 6 7 होता है। 4 पीरियड में स्केल से जेडन तक आता है, ये ऐसा आता है, ये आता है, ये आता है। अब समझना, प्री और पोस्ट पहले समझना। अगर मैं इसकी बात करूं, किसकी बात करूं? इन पूरे एलिमेंट की, चलो इनकी बात करते हैं। क्या इससे पहले कुछ भी आ रहा है क्या? कुछ भी का मतलब क्या? इसमें लेंथेनॉइड आ रहा है क्या? इसमें लेंथेनॉइड आ रहा है कि लेंथेनियम में? नहीं आ रहा है, इसके बाद आ रहा है। कि एक्टेनियम में एक्टेनॉइड आ रहा है क्या? नहीं सर, इसके बाद आ रहा है। तो इसको बोलेंगे बेटा प्री। क्या बोलेंगे? प्री। और इसको क्या बोलेंगे बेटा? इसको बोलेंगे बेटा बाकियों को पोस्ट। क्या बोलेंगे? पोस्ट। समझना, प्री और पोस्ट की कहानी अच्छी तरीके से समझ में आएगी जब आप लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, तो उसमें जब साइज का ऑर्डर बताऊंगा तो प्री और पोस्ट की कहानी आपको समझ में आएगी। सबसे पहले ये देख लेना, इस सीरीज को क्या बोलेंगे बेटा? इसको लेंथेनियम को बोलेंगे बेटा प्री लेंथेनियम भी बोल सकते, प्री लेंथेनॉइड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इस लेंथेनियम को, दोबारा सुनो, इस लेंथेनियम को प्री लेंथेनॉइड भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि लेंथेनॉइड से पहले आ रहा है। इस एक्टेनियम को क्या बोल सकते हैं? प्री एक्टिनॉइड से भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक्टिनॉइड से पहले आ रहा है। ठीक है, और इसमें कुछ शानदार से लफड़े होंगे, और लफड़े अपन आगे देखेंगे। एक बार फटाफट 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, उसको नोट कर लो। चलो आई बात समझ में। अगला टॉपिक देखते हैं अपना। अगला टॉपिक है बेटा साइज। इंट्रोडक्शन में एक टॉपिक ही खत्म हुआ है मेरा, कौन सा? इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन के बाद सबसे पहला टॉपिक शुरू हुआ है, वो कौन सा है बेटा? साइज। अब साइज को समझना। 3D सीरीज में स्कैंडियम, टाइटेनियम, बोलो बेटा मेरे साथ साथ बोलते चलो। समझ रहे हो? अगर मैं इसकी बात करता हूं तो मैं बोलता हूं स्कैंडियम से जेडन तक साइज क्या होता है बेटा? इंक्रीज होना चाहिए था। क्यों इंक्रीज होना चाहिए था?
क्योंकि जब अपने पीरियड टेबल में आपने पढ़ा होगा लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्या होता है, जेड इफेक्ट इंक्रीज होता है। और जेड इफेक्ट इंक्रीज होता है तो बताओ भाई, बताओ, अरे बताओ भाई, जेड इफेक्ट इंक्रीज होता है तो क्या होता है, साइज क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है। क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है। ठीक है, ऐसी बात या अपन बोल सकते हैं कि जो होता है लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज घटता है, अपन ने पहले ही पढ़ा होगा। तो घटना चाहिए था साइज घटना चाहिए था, लेकिन स्केंडियम का ज़्यादा, टाइटेनियम का ये घट रहा है। यहाँ तक तो घटता है, यहाँ पर घटने पर, यहाँ से क्या होता है, यहाँ तक तो क्या होता है बेटा, डिक्रीज। ये क्या है, डिक्रीज। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आयरन, कोबाल्ट और निकल का साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। और ऑलमोस्ट सेम होता है और फिर यहाँ पर स्लाइटली इंक्रीज होता है, यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज होता है। इसको ध्यान से देखना भाई, स्केंडियम से एमएन तक तो साइज डिक्रीज होता है, फिर साइज लगभग सेम होने लगता है, फिर हल्का सा क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ इन डाइवेलेंट साइज इंक्रीज रेगुलर, साइज इंक्रीज रेगुलर, साइज इंक्रीज रेगुलर। मैं बोल रहा हूँ इन डाइवेलेंट साइज इंक्रीज रेगुलर। अब ये डाइवेलेंट मतलब क्या होता है बेटा, अगर किसी भी एटम पे तुम +2 चार्ज लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो, +2 चार्ज, उसको डाइवेलेंट बोलेंगे। +3 लगा रहे हो तो ट्राइवेलेंट बोलेंगे, +4 लगा रहे हो तो अलग कुछ बोलेंगे, है ना, टेट्रावेलेंट बोलेंगे, है ना। इधर देखो, अगर मैं बात करूँ कि एसी पे +2 लगा दूँ, टाइटेनियम पे +2 लगा दूँ, वेलिडियम पे +2, क्रोमियम पे +2, एमएन पे +2, आयरन पे +2, कोबाल्ट पे +2, निकल पे +2 और कॉपर पे +2 और जेडन पे +2। अगर इसमें मैं +2 लगा दूँ तो स्केंडियम बेटा +2 शो नहीं करता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर मैं +2 लगा दूँ, क्यों, क्योंकि क्या बेटा स्केंडियम का क्वेश्चन तो आएगा नहीं, वो डायरेक्ट तुम्हें इसके ये वाला क्वेश्चन दे देंगे, ये वाला क्वेश्चन दे देंगे, यहाँ से क्वेश्चन उठा के दे देंगे, और यहाँ से क्वेश्चन उठा के दे दोगे तो आप क्या करोगे बेटा, यहाँ से इंक्रीज और इनका सबका बराबर कर दोगे। तो एक बात ध्यान रखना, ये बनता नहीं है इस फॉर्म में, बस याद करने के लिए कि डाइवेलेंट में क्या होता है, डाइवेलेंट में साइज जो होता है उसमें कोई भी शक की बात नहीं है, डायरेक्ट इंक्रीज होता है, सॉरी डिक्रीज होता है, डायरेक्ट क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसमें डिक्रीज हो रहा था जब ये एटम फॉर्म में था, जब इसकी नेचुरल फॉर्म में था तो पहले क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, फिर ऑलमोस्ट क्या हो रहा था बेटा, सेम हो रहा था, और उसके बाद क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। लेकिन जैसे ही मैं डाइवेलेंट में लाऊंगा तो डाइवेलेंट में साइज क्या होता है, रेगुलरली क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है, ज्यादा से ज्यादा तो पूरा क्या हो जाता है बेटा, डिक्रीज हो जाता है। अब इसका क्वेश्चन ऐसे आता है, समझ लो। अच्छा पहले इसको उतार लो बेटा, इसको उतार लो फटाफट। लिखा होगा बेटा, अब देखना। अगर मैं बात करता हूँ किसकी, मैं बात करता हूँ क्वेश्चन की ऐसा कि निकल, समझ स्टेटमेंट, निकल फेकोनी मतलब आयरन कोबाल्ट निकल का साइज क्या होता है, लगभग सेम होता है, साइज की बात कर रहे हैं बेटा। और अगर मैं तुमसे बोलूँ कि Fe+2 कोबाल्ट +2 और निकल +2 का साइज सेम होता है, ठीक है, तो मुझे याद है फेकोनी का साइज सेम होता है, मतलब ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल क्या है बेटा, करेक्ट है, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। मैंने अभी लिखा है डाइवेलेंट में क्या होता है, डाइवेलेंट में जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो साइज में रेगुलरली क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है, उसमें कोई भी इंक्रीजिंग वाला या कोई भी ऑलमोस्ट सेम वाला मैटर नहीं है। मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। अगर इस स्टेटमेंट को सही करना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा, Fe+2 का साइज बड़ा होगा, फिर कोबाल्ट +2 का होगा और फिर किसका होगा, निकल +2 का होगा, ये वाला सही होगा, ठीक है। इसमें ये वाला सही होगा, उसमें ये वाला सही होगा। लिख लो फटाफट लिखो,
हो सके नोट कर लो। चलो भाई, अब बहुत अच्छा कंसेप्ट, बहुत अच्छा कंसेप्ट, बहुत अच्छा, मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, समझ रहा, बहुत अच्छा समझ रहा। अगर मैं करूँ बेटा स्केटियम, अब तो तुम्हें भी आएगा SCYLAS, ठीक है। और इसके बाद क्या आता है, यहाँ पर टाइटेनियम आता है, यहाँ पर क्या आता है जिरकोनियम आता है, यहाँ पर हाफनियम आता है, यहाँ पर कोई एक एलिमेंट है, समझ रहा है ना, कोई एक एलिमेंट है, समझ रहा। अगर मैं बोलूँ कि ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, साइज बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई साहब, नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज होगा तो साइज बढ़ेगा, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ कि स्केटियम का साइज सबसे छोटा होगा, फिर उसके बाद इनिशियम, फिर लैंथेनियम का, फिर एक्टेनियम का। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप लोगों को पता है, आप लोगों को पता है यहाँ बीच में 14 एलिमेंट आए होंगे और यहाँ बीच में 14 एलिमेंट आए होंगे, 14 F के इलेक्ट्रॉन आए होंगे। याद करो 14 F के इलेक्ट्रॉन, याद करो वो दिन जब 14 F के इलेक्ट्रॉन आया करते थे। अब ये 14 F के इलेक्ट्रॉन आएंगे तो पीरियोडिक टेबल में तुमने पढ़ा होगा तो जो शील्डिंग इफेक्ट होता है, शील्डिंग इफेक्ट होता है, वो शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा होता है S का, फिर होता है P का, फिर होता है D का, और सबसे गंदा होता है किसका, F का। सबसे पुअर इफेक्ट किसका होता है बेटा, F का। F का शील्डिंग इफेक्ट पुअर होने की वजह से इसके न्यूक्लियस पे, इसका जो न्यूक्लियस होगा वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को अच्छी तरीके से अट्रैक्ट कर सकता है, और अट्रैक्ट कर सकता है तो थोड़ा सा साइज को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, थोड़ा सा साइज को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो ये होगा 3D सीरीज बेटा, अगर इसको मैं 3D सीरीज बोलूँ और इसको 4D सीरीज बोलूँ, है ना। और ये बेटा किसकी बात कर रहा हूँ मैं, प्री की बात कर रहा हूँ। प्री में तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन ने लिखा था ना मेरे प्री और पोस्ट, तो प्री में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं पोस्ट की बात करूँगी 3D 4D और ये 5D, यहाँ पर आते ही क्या हुआ, यहाँ पर लगा बेटा पुअर F इलेक्ट्रॉन इफेक्ट, या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्या बोल सकता हूँ, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब पुअर F इफेक्ट लगा या लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगा, उसकी वजह से क्या हुआ, इस जिरकोनियम और हाफनियम का साइज लगभग बराबर हो गया। बेटा हाफनियम का साइज बड़ा होना चाहिए था, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, बढ़ना चाहिए था, लेकिन बढ़ेगा नहीं। यहाँ पर क्या होगा, ZR और HF का साइज लगभग बराबर हो जाएगा, ZR और HF का साइज लगभग बराबर हो जाएगा। बेटा इसी की बात नहीं है, पोस्ट लैंथेनॉइड के जितने भी एलिमेंट होंगे अभी बताऊंगा, सब में साइज यही होगा, सब में साइज यही होगा। ये फेकोनी वाला कंसेप्ट नहीं है, ये पुअर F इफेक्ट के कारण लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जिरकोनियम और हाफनियम का साइज क्या हो रहा है, लगभग सेम हो रहा है। अब एक चीज और चलो पोस्ट करके नोट कर लो पहले, फिर और चीज समझाऊंगा। नोट कर लिया होगा बेटा, इधर देखो, इधर देखो। अगर मैं फेकोनी की बात करता था तो फेकोनी में तो जब एटम फॉर्म में रहते, जब आयन नहीं रहते तो साइज सेम रहा करता था। लेकिन एक बात याद रखना, जब मैं ZR और HF की बात करूंगा, ZR और HF की बात करूंगा तो साइज सेम, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। अगर मैं ZR पे +2 और HF पे +2 लगाऊं तो साइज क्या होगा, समझ रहा। अगर मैं ZR पे +4 लगा दूं और HF पे +4 लगा दूं तो साइज क्या होगा। अगर मैं ZR पे भी +2 और HF पे भी +2 लगा दूं तो साइज क्या होगा, ठीक। बेटा ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करने को दिए हैं, समझ रहा। कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। ZR और HF का साइज बिल्कुल सही होता है, बिल्कुल सेम होता है, बिल्कुल सही बात है, ये बात बिल्कुल सही है,
मैंने ZR पे +2 लगा दिया और HF पे कोई भी चार्ज नहीं है। बेटा ऐसी कंडीशन जब एक पे चार्ज हो और एक क्या हो, न्यूट्रल हो, इस कंडीशन में ZR और HF का साइज सेम नहीं होगा। पहली बात। इसमें देखो ZR पे +4 लगा दिया और HF पे +4 लगा दिया, साइज सेम रहेगा। बेटा फेकोनी की बात करता था ना मैं, सुनो, अगर मैं फेकोनी की बात करूँ ना तो फेकोनी का ऐसे तो साइज सेम रहेगा, लेकिन ऐसे साइज सेम नहीं रहता है। अभी मैंने देखा था, अभी मैंने बताया। लेकिन इसकी कंडीशन में क्या है, इसकी कंडीशन में अगर एलिमेंट्स पे ZR और HF पे अगर चार्ज सेम है तो बेटा साइज भी सेम होगा। चार्ज सेम है तो बेटा साइज भी सेम होगा। इसमें भी देखो चार्ज सेम है तो उसका साइज भी सेम होगा। तो मतलब ये सारे स्टेटमेंट्स सही है और ये स्टेटमेंट गलत है। आई बात समझ? या फिर मैं अगर तुमसे बोलूँ कि ZR +4 में है और HF किस में है, +2 में है, तो इसमें भी चार्ज सेम नहीं है, इसमें भी चार्ज सेम नहीं है, तो इसका साइज भी क्या है, सेम नहीं होगा। मतलब ये भी स्टेटमेंट गलत है। आई बात समझ में? इसको लिखो फटाफट, लिखो। ठीक है, आई बात समझ? और देखो, और देखने की बात करते हैं, बेटा अगर और देखूं मैं तो मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि जरूरी नहीं है ये ZR HF के लिए ये बात है, समझ लो। इन डी ब्लॉक लिख सकते हैं SC Y LA साइज इंक्रीज बट रिमेन ग्रुप, समझना, बट रिमेन ग्रुप 4D and 5D साइज ऑलमोस्ट इक्वल। इसकी मतलब मैं SC या Y की बात करूँ, SC से बड़ा क्या होगा बेटा, Y और LA होगा। ये वाली बात तो नॉर्मल है क्योंकि ये फ्री में आ रहे हैं। लेकिन पोस्ट की बात करूँ ना, जैसे कि मान लो मैंने क्या बात कर ली, निकल PD और PT की बात कर ली, या फिर मैंने CU AG AU की बात कर ली, तो ध्यान देना बेटा ये कौन से 4D 5D वाले, तो ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ेगा तो सही, लेकिन इन दोनों का सेम हो जाएगा, बढ़ेगा लेकिन इन दोनों का सेम हो जाएगा। तो ZR HF की बात नहीं है, रिमेनिंग जितने भी ग्रुप है ना, सब में ये कॉन्सेप्ट लगेगा। और इसका कोई भी तुमसे रीजन पूछे तो इसके दोनों रीजन सही है, लिख देना बेटा, पुअर F इलेक्ट्रॉन इफेक्ट या लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, दोनों की दोनों बात क्या है बेटा, सेम है। दोनों की दोनों बात क्या है, सेम है। चलो बेटा इस क्लास को कल और कंटिन्यू करेंगे। अब अगला टॉपिक जो होगा बेटा आयनाइजेशन एनर्जी होगा, उसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। मैं साइड में हो रहा हूँ, इसको उठा लो और ये क्लास खत्म हो जाएगी। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, नोट्स को रिवाइज करते रहिए और आप एक बार पूरा लेक्चर पढ़िए ध्यान से, शांति से बैठ के मेरा पढ़ाया हुआ पूरा ये लेक्चर, पूरा चैप्टर पढ़िए डी ब्लॉक के। फिर उसके बाद आप किसी भी इंस्टीट्यूट की शीट उठा के देखिए और क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पिछले 5 साल के पेपर उठा लिए, पिछले 10 साल के नीट के पेपर उठा लिए और क्वेश्चन करने की कोशिश करें, गलत कुछ नहीं होगा। बस जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ उसको समझते चलिए। धन्यवाद, गुड बाय, टाटा।